पूरा सबसे समृद्ध और सम्मानित घर राठौड़ परिवार। सालों से न सिर्फ इस शहर में बल्कि आसपास के कई शहरों में भी इन्होंने अपनी गहरी जड़ें जमा ली है। किसी से भी पूछ लीजिए, हर कोई एक ही बात कहेगा, राठौड़ परिवार का मुकाबला अरे भला कोई कर भी सकता है क्या। लेकिन आज घर में एक अलग ही हलचल है। नौकरों से लेकर घर के हर कोने तक बस एक ही फुसफुसाहट, दादी माँ ने अचानक सबको बुलाया क्यों है। राठौड़ हवेली में दादी माँ अपने 2 बेटों और 1 बेटी के साथ रहती है। कारोबार इतना फैला हुआ है कि दोनों बेटे मिलकर भी मुश्किल से संभाल पाते हैं। वो भी अब यही रहती है अपने बच्चों के साथ। पति से रिश्ते कभी मधुर नहीं हो पाए, इसलिए मायके को ही अपना ठिकाना बना लिया। आज सुबह से ही घर में हलचल है। सब जल्दी जल्दी तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर पहुंच गए हैं, लेकिन दादी माँ अभी तक दिखाई नहीं दी। सब एक दूसरे से नजरें मिला रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, तुम्हें पता है दादी माँ ने क्यों बुलाया है? कोई खास बात है क्या? कुछ तो जरूर है, वरना दादी माँ यूं अचानक सबको नहीं बुलाती। सवाल हवा में तैर रहे हैं और जवाब शायद अभी बाकी है। दादी माँ अपने खास अंदाज में कमरे में प्रवेश करती है। सदी चाल, चेहरे पर वही पुरानी गंभीरता और आंखों में वर्षों का अनुभव। वो आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। सारा परिवार पहले से वहीं मौजूद है। सबकी नजरें एक साथ उनके चेहरे पर टिक जाती है, जैसे कोई बड़ा ऐलान होने वाला हो। नौकर खाना परोसना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस टेबल पर किसी को भूख नहीं लग रही। सबके मन में एक ही सवाल, दादी माँ ने सबको क्यों बुलाया है? थोड़ी देर की खामोशी के बाद दादी माँ अपनी गंभीर आवाज में कहती है, मुझे 2 महीने के अंदर अपने पोतों में से किसी एक की शादी की खबर चाहिए। सभी चौंक जाते हैं। दादी माँ आगे कहती है, मुझे नहीं पता तुम लोग कैसे करोगे, लेकिन ये काम होना चाहिए, वरना तुम सब मुझे जानते ही हो। सन्नाटा छा जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता। टेबल पर सिर्फ चम्मचों की हल्की खनक सुनाई दे रही है और सभी चुपचाप खाना खा रहे हैं, जैसे किसी ने सबकी आवाज छीन ली हो। खाना खत्म होता है और सब अपने अपने कामों में लौट जाते हैं, लेकिन अब हर मन में एक तूफान चल रहा है। बड़ा बेटा ऑफिस में बैठे बैठे सोच में डूबा है, इतनी जल्दी लड़की कहां से ढूंढूं। वहीं दूसरी ओर छोटी बहू मधु रसोई में बर्तन समेटते हुए सोच रही है, लड़की तो मिल जाएगी, लेकिन अपने जिद्दी बेटे को शादी के लिए कैसे मनाऊं। हर कोई अपनी उलझनों में खो गया है, लेकिन दादी माँ का फैसला अब पत्थर की लकीर बन चुका है। दोपहर के वक्त रसोई का काम निपटाकर अपने कमरे में जाती है और फोन उठाती है। कॉल मिलाती है अपने पति। सुनिए, अब क्या करना है? अर्जुन हंसते हुए जवाब देता है, यह भी कोई पूछने की बात है? अपने बेटे से बात कर ली है मैंने, और तुम तो जानती ही हो, उसे उसकी पसंद की चीज दे दो तो वो ना को भी हाँ कर देता है। मधु मुस्कुराकर कहती है, वो तो ठीक है, लेकिन लड़की कहां से लाएंगे? अर्जुन अब कुछ धीमे और सोच समझकर बोलता है, उसकी चिंता मत करो। हमारे पुराने नौकर रहू, जो दादी माँ के सबसे भरोसेमंद है, उनकी बेटी है ना सीमा, उसी से बात कर लेंगे। क्या? एक नौकर की बेटी से शादी करवाएंगे अपने बेटे की? अर्जुन शांत लेकिन साफ लहजे में कहता है, हाँ, सोचो जरा, अगर हमने ऐसा किया तो दादी माँ की नजरों में हमारी इज्जत और बढ़ जाएगी, और शायद वो खुद ही मना भी ना करे। समझी? मधु धीरे धीरे मुस्कुरा देती है। प्लान बन चुका है। शाम को दोनों सीधे दादी माँ के कमरे में जाते हैं। दादी माँ अपनी आराम कुर्सी पर बैठी होती है और दोनों उनकी चौखट पर आदर से खड़े होते हैं। अर्जुन पूरी बात धीरे धीरे समझाने लगता है और दादी माँ बड़े गौर से सुनती है। मधु मौके का फायदा उठाकर बात को थोड़ा और बड़ा चढ़ाकर कहती है, दादी माँ, ये सिर्फ रिश्ता नहीं है, ये परिवार की एकता का प्रतीक बन सकता है। दादी माँ कुछ नहीं कहती, बस हल्का सा सिर हिलाकर कहती है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। अर्जुन और मधु कमरे से बाहर निकलते हैं और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। काम बन गया। सभी लोग नाश्ते की मेज पर बैठे थे, चुपचाप, जैसे कल की बातें अभी भी जहन में घूम रही हो। तभी एक नौकर धीरे से कमरे में आता है और दादी माँ से कहता है, वो आ गई है दादी माँ। दादी माँ बिना उसकी ओर देखे शांत स्वर में कहती है, उसे अंदर बुलाओ।
पूरा कमरा अब हैरानी से एक दूसरे को देखने लगा। वो कौन? सबकी नजरों में सवाल तैरने लगे। और तभी एक लड़की कमरे में दाखिल होती है। धीमी चाल, सादगी से लिपटा रूप और आंखों में झिझक। सभी की निगाहें उसी पर टिक जाती हैं। वो चुपचाप दादी माँ के पास आकर खड़ी हो जाती है। दादी माँ ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, यह है वो लड़की जिसे मधु और अर्जुन ने अपने बेटे के लिए चुना है। तभी पुराना वफादार नौकर धीमे कदमों से अंदर आता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। दादी माँ रघु की ओर देखकर कहती है, तो बात पक्की समझो। मगर अचानक वो लड़की बोल उठती है, पहले लड़के से तो बात कर लेनी चाहिए। दादी माँ का चेहरा तन जाता है। वो अकड़ कर कहती है, तुम्हें यह सब सोचने की जरूरत नहीं है। बाप बेटी चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाते हैं, मगर लड़की की आंखों में आंसू है। मन में सिर्फ एक बात, मना भी नहीं कर सकती, इतने एहसान हैं इन लोगों के। वो सीधा निकल पड़ती है शहर के राम मंदिर की ओर, जहां के पुजारी उसके नाना उसका एकमात्र सहारा है। अक्सर वही मंदिर उसका ठिकाना होता है। जब नाना को सारी बात पता चलती है तो वे एक जोड़ी कंगन निकालते हैं, चमकते हुए, पुराने लेकिन बहुत खास। ये तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए संभाल कर रखे थे, अब ये तुम्हारे हैं। वो कंगन छूती है। उसे एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे कुछ जाग गया हो भीतर। वो कंगन हाथ में लेकर एक कोने में बैठी होती है, सोचती है क्या करना चाहिए। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है, इसमें तुम्हें तकलीफ क्या है? वो चौंक कर पूछती है, मुझे अभी शादी नहीं करनी और उस घर का नाम बड़ा है, लेकिन अफवाहें भी कम नहीं। आवाज फिर आती है, कभी ना कभी तो शादी करनी ही है। वो थोड़ा डरते हुए पूछती है, आप कौन है? जैसे ही वो पलट कर देखती है, उसके सामने हनुमान जैसी आभा नजर आती है। वो स्तब्ध रह जाती है। ये क्या? आप क्यों मुझे दिखाई दे रहे हैं? आवाज आती है, इस कंगन की वजह से ये चमत्कारी है, जो सच्चा दिल रखे उसके मार्गदर्शन के लिए शक्ति देते हैं। वो बुदबुदाती है, शायद मैं सपना देख रही हूं। फिर पूछ तो बताइए, क्या करना सही होगा? आवाज गंभीर हो जाती है, शादी करनी ही है, लेकिन उसके बड़े भाई से। उसी पल कोई दूर से आवाज लगाता है। वो चौंक कर उठती है, लेकिन जैसे ही देखती है वहां कोई नहीं होता। और अब सवाल यह है, क्या वो सपना था या सच में कोई इशारा?